नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सीयूटी एस्पायरेंट जितने इस बार 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज अनीता एजुकेयर प्लेटफॉर्म जो बनारस में है वो आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उसमें आपको कुछ पैसा नहीं देना है और उसके लिए टेस्ट सीरीज सभी लोग बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। तो वीकली टेस्ट ये हो रहा है, जैसा सीयूटी पैटर्न एग्ज़ाम हो रहा है उसी कंसेप्ट पे उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिल रहा है। 1 घंटे में जनरल टेस्ट का टेस्ट लिया जा रहा है जिसमें आपको 75 जैसे एग्ज़ाम में होते हैं 75 क्वेश्चन दिए होते हैं और 60 क्वेश्चन आपको करना होता है। तो उसी 1 घंटे में आपको सॉल्व करना होगा। तो बच्चे जितने ऑफलाइन जो बच्चे यहाँ पे पहुँच रहे हैं उनके लिए तो मिल रहा है, और जो बच्चे बहुत दूर हैं जो नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप को चेक करना चाहते हैं कि मेरी तैयारी कितनी है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है वो चीज़ भी उसका सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर और साथ में उसका सॉल्यूशन दोनों डिस्कस हम आपको कर देंगे कि कैसे पूछा जा रहा है। तो जनरल टेस्ट में आप जानते हो कि जीके का पोर्शन आ रहा है, आपका रीजनिंग का आ रहा है और मैथ का, 3 सेक्शन में बटा हुआ है। क्वेश्चन कहाँ से क्या होगा नहीं पता, लेकिन तब भी जो मेरा जो एग्ज़ाम जो यहाँ पर हो रहा है उसमें हमने इक्वली डिवाइड किया है। 25-25 क्वेश्चन में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। 75 क्वेश्चंस आपको दिया गया है और उसमें से 60 क्वेश्चन करने हैं और मात्र 1 घंटे में। तो टाइम आपके पास लिमिटेड है, तो उसको कैसे करना है, सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, कितने समय में सॉल्व करना है, स्पीड टेस्ट आपको मेंटेन करना है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो बच्चे ने जब एग्ज़ाम दिया वो बोला सर क्वेश्चन तो आ रहा था लेकिन छूट गया। तो इसीलिए आपको चेक करने के लिए कि आपकी स्पीड कितनी है, 1 घंटे में कितना आप क्वेश्चन लगा पा रहे हो वो जरूरी है। कुछ बच्चे 20 कर पा रहे हैं, कुछ 30 कर पा रहे हैं और उनको लग रहा है मुझे मेरा निकल जाएगा, तो कैसे निकलेगा। इसीलिए हमने एक टेस्ट रखा है, जितने भी एग्ज़ाम आपके हो रहे हैं लगातार सारे आपको यहाँ पे हम बताते रहेंगे। तो इसलिए आप हमसे जुड़े रहिएगा और अनीता एजुकेयर प्लेटफॉर्म आप सभी लोगों के लिए प्रॉफिट करेगा ही करेगा, क्योंकि सारा चीज़ आपको कुछ इसमें कॉस्ट नहीं देना है। तो जो स्टूडेंट्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए सारा चीज़ हम आपको यहाँ प्लेटफॉर्म देंगे। तो जो यहाँ पे नहीं है वो हमसे मटेरियल, स्टडी मटेरियल भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप हमसे मटेरियल लेना भी चाहते हैं तो वो भी आपको उपलब्ध मिल जाएगा। तो अब देखो इसमें 25 क्वेश्चन जो दिया गया है, पहले जीके का पोर्शन है उसके सॉल्यूशन, उसके जो आंसर है वो यहाँ पे दे दिया गया है। तो उससे आप चेक कर लो, क्योंकि इसमें आपको समझाना नहीं है, बस आपको अगर पता रहेगा तो क्वेश्चन आप तुरंत सॉल्व कर लोगे। लेकिन एक चीज़ आपको ये हम बता दे रहे हैं कि जब भी आप एग्ज़ाम में बैठो तो प्लानिंग आप पहले से करके लेके चलना। रैंडमली आप सोचोगे सॉल्व करना तो दिक्कत हो जाएगा। बहुत बच्चों का क्वेश्चन क्यों छूट गया, क्यों उतना टाइम दे नहीं पाए, बहुत सारे क्वेश्चन वो पढ़ ही नहीं पाए, रीज़न ये है क्या वो प्लानिंग नहीं कर पाए। तो हमने जब टेस्ट लिया और उसको रिजल्ट जब हमने देखा तो मुझे ये पता चला कि बहुत बच्चे ऐसे थे जो क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाए, बोले टाइम ही नहीं था। तो आपने प्लानिंग ही नहीं किया। तो देखो जीके पोर्शन जो है वो आपके हाथ में होनी चाहिए कमांड, या तो आपको आएगा या तो नहीं आएगा। तो जीके आपका पोर्शन है जो आपका कम से कम समय में सॉल्व हो जाएगा, मतलब आपको बस देखना है और टिक करना है। पता रहेगा तो आप कर लोगे, नहीं पता रहेगा तो नहीं। तो ये आपके हाथ में है, जैसे भी आपको कमांड करना है वो आप देख लो। सेकंड चीज़, फिर आप स्टार्ट जो करो, जब आपका जीके का पोर्शन हो जाए तो फिर आप शुरू करो कि रीजनिंग का पोर्शन। रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो फटाफट स्मार्ट तरीके सॉल्व ट्रिक से आपको सॉल्व हो जाएंगे। जो कुछ है टाइम लग रहा है उसको छोड़ो, तो उसमें आप समय बर्बाद मत करना। जो आपको क्वेश्चन आ रहा है सबसे पहले वो कर लो। तो रीजनिंग का पोर्शन जब हो जाएगा फिर आप मैथ का, क्योंकि मैथ में क्या होता है थोड़ा सा टाइम लगता है, और मैथ ऐसा जिनका मैथ है ही नहीं तो वो समझ लो उसको तो लास्ट में ही करें। जो पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं और जिनका मैथ बैकग्राउंड है तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये लेके सोचना है कि हमें क्वेश्चन कितना आधे घंटे में 30 मिनट्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर 30 मिनट में 35 क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हो तो इसका मतलब आप सही जा रहे हो। तो इसीलिए आपको फोकस ये करना है, ज़्यादा आपको अटेम्प्ट करने से भी नहीं मतलब नहीं है, जितना आप करो आप सही हो। लेकिन एवरेज उतना भी मतलब करो कि मतलब आपका जितना है सही है लेकिन आपने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कम किया, तो आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन उतना एवरेज लेके भी चलो कि आपका चांस भी हो। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट तो उतने लेके मार्जिन लेके चलना पड़ेगा कि अगर 60 क्वेश्चन अगर आपको करना है तो उसमें से मान चलिए आप 40 कम से कम 40-45 के रेशियो में लेके चलिए। उसमें से 2-4 संभावना की गलत हो, बाकी अगर सही रहेगा तो आपकी चांस ज़्यादा उम्मीद है। तो इसीलिए आपको अटेम्प्ट का भी ध्यान रखना है और साथ में क्वेश्चन आपको
बहुत अच्छे से समझ के बाद जो आपको पहले आ रहा है सबसे पहले वो अटेम्प्ट करना है, वरना आप सीयूटी में एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो जो तरीका हम बता रहे हैं वो उसको आप फॉलो करिए, देखिए आपको कुछ न कुछ बेहतर। और सबसे बड़ा चीज़ है जो आप बराबर जो लगातार टेस्ट दे रहे हो, तो एक बार टेस्ट दिया उसके बाद फिर अपने आप को चेक करो कि अगर इस एक घंटे में इतना समय लग रहा है, इतना क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया, तो नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा ही हम करेंगे, तो तभी जा कर के आपका सही रहेगा। क्योंकि अगर खाली पढ़ते रहने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए आपको रेगुलर टेस्ट देना पड़ेगा। तो इसीलिए अनीता एजुकेयर क्या किया है, आप सभी लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म ले आया है जिससे आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि एक घंटे में हम कितने कर रहे हैं। जो बच्चे यहाँ पर हैं, जो बनारस में हैं, एटलीस्ट वो तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो कुछ लेना देना नहीं है, सारी मेहनत मेरी रहेगी, सारा रिजल्ट आपको उसी दिन मिल जाएगा कि आपने एक घंटे में कितना किया। तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर कहीं किसी कोचिंग कर रहे हैं, मुझे उनको मोटिवेट करके इस कोचिंग में नहीं लाना है। बस ये है कि अगर वो अपने आप को चेक करना चाहते हैं तो वो इस प्लेटफॉर्म पर आकर के देख सकते हैं कि हम एक घंटे में कितना है, क्योंकि जो पैटर्न आपका सीयूटी ले रहा है उसी पैटर्न पे हम क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों वही चीज़ है जो हमने आपको बताया। तो अभी तक जो हमने आपको ये बता दिया 25 तक का आंसर जो जीके का पोर्शन है, जो देखिए एक्चुअली मैं मैथ्स का फैकल्टी हूँ, तो इसके बारे में तो मुझे उतना नॉलेज नहीं है। जो फैकल्टी ने सॉल्यूशन दिया वो हमने आपको बता दिया, लेकिन मैथ का जो पोर्शन है और रीजनिंग का पोर्शन है उसको हम सॉल्व करा दे रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको क्या रटना ही है, जो चीज़ लिखा हुआ उसको आप चेंज नहीं कर सकते ना, इसको समझना है आपको। तो जो आंसर था वो हमने आपको बता दिया, इसके बाद कहानी शुरू होती है, क्योंकि यहीं से बच्चों को दिक्कत होती है। ये पोर्शन ये आपके हाथ में है, ये टीचर के हाथ में नहीं, ये कुछ नहीं कर सकता। जो चीज़ पढ़ाया जाएगा वही आपको करना है। लेकिन मैथ रीजनिंग में क्या है, उसमें आपको डायरेक्शन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको हम आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करना है, जिसको हम हटा दे रहे हैं। अब देखो दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन है 26 नंबर मैथ्स का पोर्शन हम शुरू कर रहे हैं। तो 26 नंबर में क्या करना है चेक करते हैं। कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। हिंदी में भी समझा दे रहे हैं जिससे किसी भी बच्चे को दिक्कत ना हो, चाहे यूपी बोर्ड का चाहे सीबीएसई बोर्ड का, हमारे लिए सभी बराबर है। उसका मतलब भी क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं हम आपको खुद दे देंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखो, ए किसी काम को कंप्लीट करता है 15 दिन में, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, अब बी उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है। ए किसी काम को 15 दिन में, अब बी उसी काम को 20 दिन में। और ये कह रहा है, और उसके फादर ए जो एक आदमी है, मतलब कोई आदमी है, मैन है, यहाँ पे लिखा हुआ मैन, जो लिखा हुआ ये हम बता रहे हैं। अगर कोई आदमी किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है और फादर उसके जो पिता हैं उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो बताना है 20 दिन में करते हैं। एंड हिज सन फिनिशेस इन 25 डेज। और उसका जो लड़का है, ठीक है, एक आदमी है जिस 15 दिन में, पिता है 20 दिन में, और उसका जो लड़का है वो कितने दिन में, 25 दिन में काम कंप्लीट करता है। तो बताना है कि हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट जॉब इफ़ दे वर्क टुगेदर। अगर तीनों मिल करके काम करेंगे, मतलब बाप बेटा और कोई एक आदमी है, तीनों मिल के किसी काम को इतने दिनों में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन का तरीका क्या है, स्मार्ट तरीका, तीनों का आप क्या करो, एलसीएम निकालो। तो 25, 20 और इसका जब आप एलसीएम निकालोगे तो ये आपका आएगा 300। तो ये कितनी बार में जाएगा, अगर कोई आदमी 300 मतलब क्या है, काम है, 300 काम को 15 दिन में समाप्त करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 20 करेगा। इसका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सही है, बोलिए, मतलब तीनों मिल करके एक एक दिन का हिसाब निकल गया। तो तीनों मैन प्लस फादर प्लस सन एक दिन में कितना काम करेंगे, आप निकाल लो। तो कितना होगा, 27 और 20 47 काम हुआ। एक दिन में 47 काम किए, तो काम कितना करना है, 300। तीनों मिल के कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अरे मान के चलो, जैसे मान लो एक दिन में आपने 2 चेयर बनाया, और कितना बनाना है आपको, 20 बनाना है, कितना समय लगा, 10 दिन। क्या किया, टोटल काम में से एक दिन के
काम को डिवाइड कर दिया तो पता चल जाएगा। तो सेम इसमें भी यही करना है, तो टोटल काम निकालना है तीनों का, कितने दिन में करेंगे 300/47। अब इसको डिवाइड कर दो, तो अब इसको डिवाइड करो, जो ऑप्शन है इसमें लेस देन 6 है, एग्जैक्टली 6, तो एग्जैक्टली 6 तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 300 है। ऑप्शन बी तो ऐसे ही कैंसिल। अप्रॉक्सीमेटली 6.4 डेज हो सकता है, मोर देन 10 डेज, 10 दिन से बड़ा ये भी नहीं हो सकता। तो मतलब ऑप्शन जो दिख रहा है ए और सी, इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। देखते हैं, चेक करते हैं। 47 को 300 से डिवाइड करना है, तो 47 को पहले 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, 6 से 42, 28, मतलब 282 रिमाइंडर बच रहा है कितना 18। तो इसका मतलब 6 दिन से ज़्यादा लग रहा है समय, कुछ घंटे, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा सी, अप्रॉक्सीमेटली 6.4 डेज। आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पूरा, क्योंकि स्मार्ट तरीका देखना है, 6 हो नहीं सकता, 6 से कम भी नहीं हो सकता, 10 दिन से बड़ा भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या 6.4 ही तो हो गया। स्मार्ट तरीका ये आपको देखना है। तो चीज़ समझ में आ गई हो ना, मतलब जो भी रहेगा इतना लिख देना, 6 होल 18/14 7 डेज, इतना टाइम लगेगा। 6 सही 18/47 दिन का समय लगेगा तीनों को। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम और आगे। अब देखिए 27 नंबर बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे जो एग्जाम में जो आ चुके हैं, मतलब जो आपका सीयूटी पैटर्न में क्वेश्चन आ सकता है वही क्वेश्चन हमने शेयर किया है। तो इस पैटर्न जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है, एटलीस्ट इसको आपको देखना है अच्छे से, बेहतर तरीके से। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा ए डज अ वर्क इन 10 डेज। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। अब बी उसी काम को कितना दिन लगता है, 15 दिनों का समय लगता है। तो कह रहा है इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर डू द सेम वर्क। तो दोनों मिल करके कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, कुछ नहीं करना, दोनों का एलसीएम निकाल देना, कितना आएगा 30। अगर ए 30 काम को 10 दिन में करता है, एक दिन में 3 करेगा, बी 30 काम को 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 2 करेगा। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी ना दोस्तों। अब देखो इसमें करना क्या है, अभी कह रहा है कि दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे काम। तो एक दिन में दोनों मिल के कितना काम किए, ये निकाल ले हिसाब। एक दिन में कितना हो जाएगा, एक दिन का जो हिसाब है, एक दिन में एक 3 बार करता है, 2 करता है बी, तो मतलब 5 काम हुआ एक दिन में। काम कितना करना है 30, तो क्या करेंगे 30 को 5 से डिवाइड करेंगे, 6 दिन लगेगा दोनों को साथ साथ काम करने में। तो इसमें जो ऑप्शन होगा इसका बी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर। 28 नंबर में क्या कह रहा है, ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी। मतलब ए की तुलना में बी की तुलना में ए कितना काम करता है, बी के कंपैरिजन में ए डबल काम करता है। तो ए और बी दोनों हिस्सा बना दें। मान लो अगर ए एक दिन में एक चेयर बनाता है, तो बी कितना बनाएगा 2। उसकी कैपेसिटी कितनी है 2 है। कह रहा है ना ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। दोनों मिल करके काम को 18 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो पता चल रहा है कि एक दिन में 2 ए करता है, बी 1 करता है, एक दिन में 3 काम हुआ। अगर दोनों मिल करके एक दिन में 3 चेयर बनाते हैं और 18 दिन काम करना है, तो कितना होगा 18 गुणे 3 54 हुआ। तो टोटल जो वर्क हुआ ये तो हिसाब मिल गया ना हमें। एक दिन का काम 3 है, 18 दिन किया मतलब 54। ये क्या है वर्क है। अब हमें पता चल रहा है, पूछ क्या रहा है आपसे, हाउ मेनी डेज विल ए अलोन फिनिश द वर्क। तो अगर ए को अकेला काम करना रहेगा तो कितना दिन लगेगा। तो हमें पता है कि ए जो है, एक बंदा जो ए है, उसको एक दिन में 2 काम होता है। वो एक दिन में सिर्फ 2 ही काम कर पाता है। जब एक दिन में 2 काम कर पाता है और काम कितना है 54, तो कितना समय लगेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क में से एक दिन का हिसाब डिवाइड कर दो, 27 दिन लगेगा अगर ए अकेला काम करेगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
29 में क्या है, 3 नंबर्स आर इन रेशियो 3, 4, 6। 3 ऐसे नंबर है जिनका रेशियो 3, 4, 6 का है। 3 नंबर हमने मान लिया। x है, जब भी रेशियो होगा तो हमने क्या मानेंगे, x जब भी अनुपात में होता है तो हमेशा क्या करते हैं, x ही लेके चलते हैं, x का मल्टीपल हो सकता है। अब ये कह रहा है इन तीनों का प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, इन तीनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1944 होगा। तो बताना है द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर, इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, ये फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले इसको क्या करेंगे दोस्तों, सभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे। भैया टाइम लग जाएगा, मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो। एक सिंपल तरीका से इसको क्रॉस क्या करो, इसको कैंसिल कर दो। अगर 3 से इसको देखा जाए कट जाएगा, 3 छक 18, 3 छक 18, 1 4, 3 चौक 12, ये ना होगा, 3 छक 18, 1 4, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24। अब 4 से काटो, 1, 4 एकम 4, 6 24, 4 दूनी 8। 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42। और x कितना हो गया, x क्यूब बराबर कितना हो गया 27। तो x कितना हो गया 3, तो 3 गुणे 3 पहला नंबर, तो कितना होगा 3 × 3 9। सेकंड नंबर कौन है 4x, 4 देखो खाली समय लग रहा है खाली मल्टीप्लाई करने में, आपको उतना नहीं करना है, बस देख करके फटाफट आंसर निकालना है। तो 18, इसका सबसे बड़ा नंबर कौन है 18। इसमें ऑप्शन थोड़ा सा गलत आ गया है, तो और आप देख लीजिएगा कि इसका आंसर कितना होगा 18। समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्टी नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन दिया गया है। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ये कह रहा है कोई सामान आपने 12 सामान खरीदा, उसका जो विक्रय मूल्य है वो 18 जो सामान आप खरीद रहे हो, आपने क्या किया, जितना खरीदा 18 सामान जितना खरीदा वो क्या है 12 सामान के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ आपको बताना है परसेंटेज में कितना होगा। मतलब क्वेश्चन आपका दिया है 12 आर्टिकल हैं, ठीक है, 12 सेलिंग प्राइस जो है वो 18 कॉस्ट प्राइस के बराबर है। मतलब 12 इंटू विक्रय मूल्य बराबर 18 इंटू कॉस्ट प्राइस, ये लिखा ना, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो बताइए लाभ परसेंट क्या होगा। ये तो किया 12 इंटू CP, SP बराबर 18 इंटू CP। तो जब भी हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना हो या परसेंटेज निकालना हो, बस ये कोशिश करना कि हमें जैसे भी करके SP और CP में रेशियो मिल जाए। अगर उस पर SP और CP का रेशियो मिल जाएगा ना तो क्वेश्चन आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा, फिर ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, इसको 6 से काटेंगे, इसको काटा 3, कितना हो गया 2SP बराबर 3CP। तो SP अपॉन CP बराबर 3/2। ये लागत मूल्य है और ये विक्रय मूल्य जो बेचा गया। अगर कोई सामान 2 रुपये में खरीदा और उसको 3 रुपये में बेचा तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1 का ना हुआ, तो प्रॉफिट तो 1 मिल गया। हमें प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, तो ये क्या होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। CP मतलब लागत मूल्य, प्रॉफिट कितना है 1, CP कितना है 2 इंटू कितना है 100, ये परसेंटेज में निकला है आपका। तो क्या हो जाएगा 100 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 50%। इसका आंसर 50% होगा। ऑप्शन C इसका करेक्ट है। देख लो क्या करना है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए कह रहा अ मैन बाइज 2 साइकिल फॉर अ टोटल कॉस्ट ऑफ 900 रुपये। एक आदमी है 2 बाईसाइकिल खरीदता है, साइकिल खरीदता है, कितने रुपए में 900 रुपये में। एक को बेचता है, जितनी उसकी कॉस्ट है उसके 4/5 मतलब 4/5 पार्ट में इसको क्या करता है, जो भी इसकी कॉस्ट लगी है उसमें से 4/5 भाग जो भी आएगा उसका उतने में बेचता है। और दूसरा जो है, और उसके बाद फिर दूसरे को क्या कर रहा है, जो लागत लगा गया है
उससे 5/4 भाग में उसको निकाल देता है दूसरे इस वाले साइकिल को, तो तब उसको प्रॉफिट क्या होता है, 90 रुपये का प्रॉफिट होता है। एक क्या किया, 900 रुपये में 2 साइकिल खरीदा, एक को 4/5 जो भी आया जितने में खरीदा उसका 4/5 निकाल करके बेच दिया। दूसरे वाले को क्या किया, 5 जो भी लागत लगा था 900 रुपये उसका 5/4 निकाल करके क्या किया, सेकंड को बेच दिया, तब भी उसको प्रॉफिट 90 रुपये का होता है। तो कह रहा है इसमें आपको उस प्राइस जो सामान जो आपने सबसे कम खरीदा रहा वो ना लोएस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द लोअर प्राइस साइकिल। तो आपको बताना है कि सबसे कम कीमत वाली साइकिल का क्रय मूल्य बताना है आपको कितना होगा, मतलब दोनों में जो सबसे आपका कम कॉस्ट लगा वो साइकिल कौन सी होगी वो बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया है, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले देखते हैं क्या करें। एक दिया है सबसे पहले 900 रुपये हमें दिया गया है, ठीक। तो पहला जो फर्स्ट जो है साइकिल, ठीक, उसका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस देख लें, ठीक। सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है, पहले साइकिल को 4/5 भाग में बेच देता है, तो ये कॉस्ट लागत मूल्य होता है, ये लागत मूल्य होता है, और ऊपर वाला क्या होता है आपका 5 रुपये, मतलब ये कॉस्ट प्राइस है और ये आपका सेलिंग है, क्योंकि इतने में क्या कर रहा है 4/5 भाग में क्या कर रहा है, बेच दे रहा है, तो उसको क्या हो रहा है 1 रुपये का लॉस हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, लॉस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंटेज लॉस निकाल देंगे, कितना होगा, बस समझ में आई। तो देखो अगर कॉस्ट प्राइस उसकी 4/5 है, 4/5 मतलब अगर कोई सामान 5 रुपये में खरीदता है और 4 में बेचता है तो 1 रुपये का उसका क्या होगा, लॉस होगा। तो परसेंटेज लॉस निकालना होगा, तो लॉस अपॉन कितना, सीपी कितना है 5 इंटू 100 कर देंगे, कितना हो गया, परसेंटेज में 20% का उसको लॉस होता है माइनस में करके। सेकंड साइकिल को बेचता है, जब सेकंड साइकिल को बेचता है तो 5/4 पार्ट में बेचता है, तो मतलब ये कॉस्ट है, ये सेलिंग है, तो कॉस्ट अगर 4 रुपये है और कितने बेचता है 5 रुपये में, तो उसको क्या होता है 1 रुपये का प्रॉफिट होता है ना। तो यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट दोनों देखते हैं, तो प्रॉफिट होता है उसको 1 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, परसेंटेज अगर प्रॉफिट निकालना होगा तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100%, तो इसका मतलब कितना होगा 25% का उसको प्रॉफिट हुआ। बात सही है। तो मतलब ले देके ओवरऑल क्या होगा, उसको प्लस ही प्रॉफिट हुआ ना, वही तो करें 90 रुपये। तो अब कह रहा है लोअर जो आपका जो साइकिल है, लोअर कॉस्ट देखो कौन सी, किसकी कीमत कम है, इसकी कम है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो इसमें क्या है, 4 रुपये बेच रहा है 5 में, 5 रुपये है 4 में बेच रहा है। तब अब इसको आप क्या करोगे, एलिगेशन मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस एलिगेशन मेथड क्या होता है, मिक्सचर का मतलब -20% ये है और ये कितना है +25%, ठीक। और उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है वो आप देखो। तो प्रॉफिट यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कितना है प्रॉफिट, इसमें कुछ लिखा गया है, इसमें टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है उसको 90 रुपये का प्रॉफिट होता है, 90 रुपये का उसको प्रॉफिट होता है, 90 रुपये प्रॉफिट होता है। तो इसका मतलब परसेंटेज में है तो इसको प्रॉफिट परसेंटेज से निकाल लो अलग से। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा 90 बटे कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, ये नहीं करेंगे 900 में खरीदा गया इंटू 100 कर देंगे, तो ये इससे कट जाएगा, तो 90/9 कितना हो जाएगा 10%, 10% का प्रॉफिट ये बीच में रख देंगे। तो अब देखो इसको हम क्या करेंगे, एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। इसका तरीका क्या होता है, 25 में से 10 जाएगा कितना होगा 15, और 20 10 इसका मतलब डिफरेंस अगर निकालेंगे कितना होगा 30 का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 15 और 30 है, मतलब 1 और 2 का रेशियो मिल गया। बताओ हमें किसका निकालना है, जो लोअर वाला है उसका निकालना है। तो क्या हो जाएगा 1 बटे दोनों को ऐड करेंगे 3, तो 3 में से 1 किसका, इसका निकाल रहा है, और इंटू कितना है 900 रुपये में हमने इसको खरीदा, तो मतलब कितना आ गया 300 रुपये। तो ये मेरा क्या हो गया, जो सबसे जो कम कीमत वाला जो साइकिल है उसकी कीमत मिल गया हमें 300 रुपये। अगर मान लो ज़्यादा वाले के पूछता तो क्या करते हैं 2/3 गुणे 300 करते हैं, तो यहाँ पे 300 गुणे 2 कितना होगा 600 रुपये। तो जो ज़्यादा लागत है उसमें 600 रुपये, और दूसरा जो साइकिल है आपका जो कम कीमत वाला है वो 300 रुपये। तो जिसका पूछ रहा है लोअर का पूछ रहा है तो इसका आंसर कितना होगा 30। ये इसका तरीका है। तो ये मेथड आप जरूर ध्यान रखना कि ये एलिगेशन का ही यूज़ करता है। एलिगेशन क्या होता है, मतलब 2 चीज़ परसेंटेज में हो और ओवरऑल प्रॉफिट कितना है 10%।
कोई दो सामान है, एक पे लॉस हो रहा है, एक पे प्रॉफिट हो रहा है, और ओवरऑल प्रॉफिट लॉस वो बीच में रखते हैं, तो मार्जिन कितना है उसको आप निकाल लो, कितने का डिफरेंस पड़ रहा है, इसका डिफरेंस। तो इसको हमने क्या किया, रेशियो में 15 से डिवाइड कर दिया, तो 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड हो गया। तो जिसका पूछेगा तो उसका हम निकाल लेंगे, 1 अपॉन टोटल कर देंगे 3 और इंटू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 300 मिलेगा। अब बड़े वाले का पूछेगा ज़्यादा वाले का, तो 2/3 करके इंटू 900 करेंगे तो हमें 600 मिल जाएगा। ये इसका तरीका है सॉल्व करने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32 नंबर, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 32 कह रहा है इन अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर, मतलब 40 लीटर का मिक्सचर है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी का जो रेशियो है, मिल्क और ये वाटर, इसका रेशियो दिया गया है 4:1, 4:1 रेशियो है। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, कह रहा है इसमें कितना वाटर ऐड करे मिक्सचर में, सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, रेशियो कितना हो जाए, 2 और 3 का हो जाए, ये आपसे कह रहा है। तो कितना वाटर इसमें मिलाया जाए, तो आपको पता है मिक्सचर में टोटल जो है वो 40 लीटर है, 40 लीटर का मिक्सचर है, ठीक। 40 लीटर का मिक्सचर हो या फिर 4 और 1 मिलके 5 का अनुपात हो, टोटल 5 अनुपात या फिर ये, तो इसका मतलब ये जो टोटल है वो कितना है, 5 का अनुपात है। अब 5 को हमको 40 करना है, तो सबसे पहले देखो वाटर, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम मिक्सचर में मतलब मिल्क और वाटर है, अगर हम वाटर मिलाएंगे तो दूध की क्वांटिटी क्या होगी, सेम उतना ही रहेगी। क्योंकि जूस है, अगर मान लो जूस में से एक गिलास जूस है और उसमें हमने क्या किया कि आधा गिलास पी लिया, तो क्या उसका टेस्ट बदल जाएगा, क्या नहीं ना। मतलब जो क्वांटिटी वाटर और ऑरेंज का फिर मैंगो अगर पड़ा है तो उसकी क्वांटिटी सेम ही होगी, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो। लेकिन अगर हम उसी जूस में पानी की मात्रा अगर मिला देंगे तब क्या होगा, वाटर का रेशियो बढ़ जाएगा, लेकिन उस ऑरेंज या मैंगो का क्वांटिटी क्या होगा, सेम ही होगा। उसी तरीके से इसमें अगर हम बात करते हैं, अगर हम मिल्क और दूध दोनों मिला हुआ है, उसमें अगर हम पानी मिलाते हैं तो दूध की क्वांटिटी क्या होती है, सेम होती है, चाहे पानी जितना भी आप मिलाओ। तो इसमें देखो दूध की क्वांटिटी कितनी है, पहले 4 था 2, पानी मिलाने पे रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए, रेशियो उतना ही। इसको 4 करने के लिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, 4 और 6 का हो गया रेशियो। बताइए अब ये दोनों सेम हो गया। तो अब देखो पहले 1 था, पहले ये 1 था, ये इधर यहाँ 5 करते हैं, पहले यहाँ 1 था, अब ये कितना हो गया, 5 हो गया, बढ़ गया। तो इसका मतलब हमको टोटल अनुपात 5 है और कितना लीटर, 40 लीटर। तो हमें 5 लीटर मिल रहा है, तो यहाँ पे 40 करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 से गुणा करेंगे तभी जाके 40 होगा। अगर इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना होगा, 40 लीटर। तो पानी हमें कितना मिलाना पड़ेगा, 40 लीटर पानी मिलाएंगे तब जाके रेशियो कितना हो जाएगा आपका, सेम होगा, 2:3 का रेशियो बनेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 33 नंबर। ये कह रहा है एक टेबल इज बॉट, एक टेबल खरीदा गया है, कितने रुपए में, कॉस्ट उसकी प्राइस दिया गया है 800 रुपये, 800 रुपये में खरीदा गया और बेचा कितने में गया है, सेलिंग प्राइस उसका है 950 रुपये में। तो बताना है प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो अब देखो सबसे पहले इतने में खरीदा है, इतने में बेचा, प्रॉफिट कितना हुआ 150 का। तो सबसे पहले आप देखो इसका जो प्रॉफिट मुझे जो मिल रहा है वो जानते हैं, सेलिंग में से क्या करेंगे, कॉस्ट को हटा देंगे। तो 950 में से हमने क्या किया, 800 को घटाया तो कितना 150 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 150, CP कितना है 800, इंटू क्या कर दें 100 करेंगे, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा इसका आंसर। तो ये 2 0 से 2 0 कटा। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, 2 से अगर कैंसिल करेंगे कितना होगा 75/4। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे कितना होगा, 4 32.75 इतना परसेंटेज। तो ऑप्शन इसमें कौन सा है, बी इसका करेक्ट आंसर है। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों क्या करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सिंपल था,
क्योंकि अगर आप सिर्फ आपको इसमें फॉर्मूला लगाना था, ज़्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, इसी पैटर्न पे आपको CUET एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, जो पैटर्न बताया जा रहा है हर टाइप का क्वेश्चन आप देख लो। अब दिया गया है 34 क्वेश्चन में A और B का जो रेशियो है 1:2 का है, सॉरी 1.2 is to 2.5। B और C का जो रेशियो है वो दिया गया है 1:1.4। तो बताना है ABC का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो जो B यहाँ पर है वही B यहाँ पर है, तो ये B और ये B दोनों अलग अलग कैसे हो सकता है, ये भी तो सेम होना चाहिए ना। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2.5 यहाँ बनाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। इक्वेशन 2 को हमने क्या किया, 2.5 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बना, पहले 1 2, ये पहले वाले का था, अब दूसरे वाले का 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5, अब देखो सेम हो गया। अब 1.4 को मल्टीप्लाई करना है, 2.5 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 25, 350 मतलब 3.5। तो इसका मतलब ये आपका A है, ये B है और ये C। तो ABC का जो रेशियो होगा A:B:C 1.2 रेशियो 2.5 रेशियो 3.5। इस पॉइंट को हटाने के लिए हमने क्या किया, सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये आएगा, अब कोई नंबर तो कटेगा नहीं, जो कॉमन जो सबसे कटे, तो ये इसका आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो D है करेक्ट आंसर इसका, ये देख लो दोस्तों। समझ में आ गया होगा, सिंपल है क्वेश्चन। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप इसको गलत कर रहे हो तो समझ लो कितना आप गलत कर रहे हो। तो इसमें देखो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप छोड़ दोगे या गलत करोगे तो समझो कितना आप पीछे हो जाओगे, तो आपका निकलना मतलब एंट्रेंस निकलना बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर। तो इसलिए जो बताया जा रहा है आप उसको देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर देखो 35, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 3 और 4 आर देयर। ये कह रहा है 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे, या तो 3 का गुणज होगा या तो 4 का, या तो 3 का मल्टीपल या तो 4 का मल्टीपल, ऐसे कितने नंबर होंगे मुझे 1 से 100 के बीच में। तो इसका मतलब सारे तो होंगे नहीं, तो 100 नंबर है अगर 1 से 100 तक, तो उसमें कुछ ही नंबर होंगे, तो आंसर जो होगा 100 से कम ही होगा। अब 100 से कम होगा तो क्या पता, हमें नहीं पता। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 4 का मल्टीपल निकालते हैं। तो 100 को जब 4 से डिवाइड करेंगे कितने, ऐसे 25 नंबर्स हैं जो 4 का मल्टीपल है। 100 को जब 3 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 33, 12 मतलब क्या 33 पॉइंट, तो हमें 33 नंबर, तो ये हमें मिल गया टोटल। ऐसे नंबर है 33 नंबर है जो क्या कर रहा है 3 से डिविजल है। तो टोटल कितना हो गया मेरे पास 58 नंबर, 58 नंबर ऐसे नंबर है जो 4 से डिविजल भी हैं और साथ में क्या है 3 से भी डिविजल है। लेकिन ऐसे वो भी नंबर हैं, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसे नंबर बताइए या तो सिर्फ 3 का मल्टीपल हो या फिर 4 का, दोनों का नहीं। तो दोनों का कौन सा नंबर है जो दोनों से डिविजल होगा, 12 3 से भी का होगा और किससे 4 से भी होगा। तो आप 12 कैसे सोचे, इन दोनों का ऐसे में लो 4 और 3 का 12। तो अब क्या करना, 100 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 क्या होगा 12 × 96। तो ऐसे कितने नंबर होंगे 8 नंबर होंगे जो कि 3 और 4 दोनों से। लेकिन हमें क्या चाहिए, या तो 3 से या तो 4 से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। 8 नंबर ऐसे होंगे 1 से 100 के बीच में जो दोनों 3 और 4 दोनों से क्या होगा, दोनों का मल्टीपल होगा। तो वो हमें हटाना पड़ेगा। तो हमने हटा दिया, कितना हो गया इसका आंसर 50 इसका आंसर होगा। ये वो नंबर है या तो फिर 3 का गुणज होगा या तो सिर्फ 4 का, मतलब 3 का मल्टीपल या फिर 4 का मल्टीपल। तो इसमें जो ऑप्शन है बी, इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नंबर देखते हैं। नंबर ऑफ जीरोस इन 200 फैक्टोरियल। 200 फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल का कंसेप्ट हमने आपको बताया भी था, एक बार देख लेते हैं क्या करना है इसमें। 2000 का
फैक्टोरियल में पूछ रहा है कितने जीरोस होंगे, जीरो की संख्या बतानी है। फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल 2, 2 गुणे 1, फैक्टोरियल 3, 3 गुणे 2 गुणे 1, फैक्टोरियल 5, 5, 4, 3, 2। तो फैक्टोरियल 200 कितना मल्टीप्लाई करोगे, 200 पर मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। जो नंबर आएगा उसके बाद बताना कितने जीरोस होंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका शॉर्ट तरीका बता रहे हैं क्या करना है, जितने का भी फैक्टोरियल बनेगा उसको हमेशा 5 से डिवाइड कर देना। कितना आएगा, 40 आएगा। तब तक करना जब तक कि वो 5 से डिवाइड ना हो जाए। 40 भी डिवाइड हो जा रहा है 5 से, कितने बार में, 8 में, फिर ये डिवाइड हो जाएगा। मतलब परफेक्टली नहीं, मतलब कुछ तो कुछ मतलब आएगा, रिमाइंडर ही आएगा, शेषफल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो डिवाइड हो सकता है ना। तो कितना आ जाएगा ये, एक बार में। अब इसके बाद रिमाइंडर बचेगा 3, तो अब इसके बाद डिवाइड वो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये जो नंबर आपके आए इन सब को क्या कर देना, जोड़ देना। तो कितना आएगा, 49। तो 49 जीरोस होंगे, जीरो की संख्या 49 होगी 200 फैक्टोरियल में। तो देख लो कितना टाइम लगेगा, जो आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। तो ये तरीका आपको काम आएगा एग्जाम में। तो कैसे अप्रोच है वो आप देखो, हमेशा 5 से डिवाइड करना, चाहे कोई भी फैक्टोरियल दिया हो, 5 से तब तक डिवाइड करना जब तक कि वो डिवाइड होता जा रहा है। तो जो नंबर आए, जितनी बार डिवाइड हो रहा है, जितनी बार अगर डिवाइड हो रहा है, उसी संख्या को क्या कर देना, आप जोड़ देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 में 29 के पावर 41 और 37 के पावर 41 पूछ रहा है। इसको 33 से अगर हम भाग कर रहे हैं, इसको हमने क्या किया, 33 से डिवाइड किया, तो इसका शेषफल बताना है, क्या रिमाइंडर क्या बचेगा। जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर पूछ रहा है शेषफल क्या होगा। तो देखो कैसे, इतने पावर 29 के पावर 41, 29 को 41 बार मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, ना इसको 37 को 41 टाइम्स करना पॉसिबल नहीं है। इसका स्मार्ट तरीका क्या है, आप जब भी बीच में यहाँ प्लस हो या चाहे कुछ भी रहे, तो इन दोनों को क्या कर देना, एक बार जोड़ देना। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 29 को 37 में जोड़ देंगे, कितना होगा, 6। तो अब ये जो नंबर है क्या 33 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर परफेक्टली अगर डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर कितना होगा, 0। तो इसका आंसर कितना होगा, 0 इसका आंसर होगा। अब ऐसे सॉल्व करने लगो तो भैया पॉसिबल ही नहीं कि आप सॉल्व कर सको, तो वहाँ पे समय आपके पास कम रहेगा। बस क्वेश्चन देखोगे, फटाफट सॉल्व करोगे। सारे क्वेश्चन तो नहीं, एटलीस्ट कुछ तो क्वेश्चन मिलेगा जो फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो ये तरीका हमने आपको बता दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में क्या है, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, सीरीज चल रहा है 10 के पावर 100। इसको डिवाइड करना है 4 से, तो पूछ रहा है इसका रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल कितना आएगा। तो देखो अब यहाँ पे ये 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3 करते करते 10 के पावर 100 डिवाइड बाई 6, रिमाइंडर पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो इस सबको, इसका स्क्वायर कहाँ तक, 100, 10 के पावर 100, 10 को 100 बार मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद 10 को 99, फिर जो आएगा सबको जोड़ोगे भैया बहुत टाइम लग जाएगा। वो भी कितने नंबर है, 100 नंबर है, उसका पावर है, जोड़ के फिर 6 से डिवाइड करना। तो सबसे सिंपल तरीका बता रहे हैं कैसे करना है। 10 को सबको अलग अलग कर देते हैं। 10 को 6 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना है, बचेगा 4 बचेगा, 4 इसका रिमाइंडर बचेगा शेषफल। अगर हम 100 को 10 इसका मतलब 100 को 6 से डिवाइड करेंगे तब कितना आएगा, 6 से डिवाइड करें 16 के 96, तब भी रिमाइंडर 4 बचेगा। 10 के पावर 3 को डिवाइड करेंगे तब भी 4 बचेगा, इसको भी डिवाइड करेंगे तब भी 4, मतलब हर टर्म को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं शेषफल रिमाइंडर 4 बचता है। तो इसका मतलब 4 4 4 4 कितना होगा, 4 को 100 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 होगा, और 400 को फिर 6 से अगर डिवाइड कर दो तो आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या इसका आंसर आएगा। तो 400, 6 का 36, 4 0, 6 का 36, फिर रिमाइंडर 4 बचा। तो इसका मतलब इसका शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। ये इसका तरीका था। देखो कितना जल्दी सॉल्व हो गया फटाफट। तो आप इतना समय लगा रहे हो, जो तरीका बताया जा रहा है वो आपके बहुत काम का चीज़ है। तो आप इसको समझो कैसे अप्रोच किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में अगर आप समय लगाओगे तो समझो कि आपका इंट्रेंस निकलना बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखते हैं
अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया है 1570 होल पावर 67। पूछ रहा है इसके इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट। मतलब क्या कहने का मतलब है, क्वेश्चन का मतलब क्या समझा दे रहा है। 157 एक नंबर है, उसको 67 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो भी नंबर आएगा तो पहले पोजीशन, जैसे मान लो कोई भी नंबर आया, जितने भी नंबर का, तो पहले वाले यहाँ से हम चल रहे हैं, तो पहले वाले नंबर पे एक यूनिट प्लेस पे, जिसको इकाई अंक बोलते हैं, कौन सा नंबर आएगा ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका शॉर्ट तरीका हम बता रहे हैं, थोड़ा सा अगर आपको रूल पता रहेगा तो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर लोगे। पावर चाहे यहाँ पे कुछ भी रहे, जहाँ पे पावर चाहे 67 हो, चाहे वो कुछ भी 500 हो, 600 हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ों, से कोई लेना देना नहीं है। बस पहले वाले पोजीशन पर अगर 0156 इसमें से 4 नंबर में से कोई भी अगर नंबर आपको दिखता है तो वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। 0 होगा तो 0, 1 होगा तो 1, 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6। ये इसका तरीका है सॉल्व करने का। क्वेश्चन देखते ही आपको टिक करना है, इतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेट कर रहा है अगला क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, 40 नंबर कह रहा है 781 के पावर 80, वही है यूनिट प्लेस बताना है, इकाई का अंक। तो आपको बताया 0156 होगा तो वही आंसर होगा, तो 1 दिख रहा है तो इसका आंसर क्या होगा 1। तो यूनिट प्लेस पे नंबर कितना आएगा 1। चलिए आगे देखते हैं 41 क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, एक बार समझ लेते हैं। 41 नंबर 2 के पावर 250, 3 के पावर 50, 5 के पावर 100, विच इज़ ग्रेटर, इसमें से कौन बड़ा है। तो अब देखो इसमें से सबसे बड़ा बताना है, तो ऐसे 2 के पावर 250 बार 2 को 250 बार मल्टीप्लाई करना, 3 को आपको मल्टीप्लाई 50 बार करना है, अब 5 को 100 बार, तो बहुत समय लग जाएगा। तो ऐसे तरीकों क्या करना है, जो पावर में है या तो इसको पावर सेम कर दे, एक तरीका ये भी कि पावर सेम कर दे, या तो फिर और शॉर्ट तरीका, तो पहले पावर वाला सेम करके बताते हैं। तो यहाँ पे देखो 250 है तो इसको हम ले सकते हैं 2 के पावर 5 के पावर 50, इसको हम कर सकते हैं 3 के पावर कितना करें 1 के पावर 50, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर के पावर 50। अब देखो सबका पावर सेम हो गया, 2 के पावर 50 मतलब 32 के पावर 50 हो गया, 3 के पावर 50 हो गया, और 25 के पावर 50 हो गया। अब देखो इस सब में बड़ा नंबर कौन है, यही है ना, तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा। ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, क्या है, जो शॉर्ट तरीका, जो क्वेश्चन फटाफट मतलब क्वेश्चन देख करके इसका आंसर आ जाएगा, आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, देखो ये जो पावर है, ये तीनों जो नंबर है, सबसे बड़े से बड़े नंबर कौन से कर सकता है जिससे ये डिवाइड हो जाए, मतलब तीनों डिवाइड होने चाहिए। वो सबसे बड़ा नंबर बताना है जो तीनों को डिवाइड करे। तो सबसे बड़ा नंबर को 50 देखना है, तो 50 मतलब कितना होगा 5 होगा, मतलब 32 हो गया, ये एक बार में 3 हो गया, और ये 2, 3 दोनों सब पता चल रहा है, 32 ये 3 ये 25, तो बड़ा कौन हुआ, यही तो बड़ा हुआ। तो क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है, वरना आपको प्रोसेस भी हमने बता दिया, देख लो, जो आपको सही लगे वो आप करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 42 में प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालना है, निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जब हमें पता है कि उस इवेंट कन्फर्म में होने ही वाला है। मतलब एक सिक्का अगर है और दोनों साइड हेड और हेड है, फेंकने से पहले ही आपको पता है कि हेड ही आएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी उसकी 100% अगर दिख रहा है, मतलब वही चांस है आउटपुट वही आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1। तो सर्टेन का 1 होता है, और अनसर्टेन जिसको इम्पॉसिबल बोलते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। आ सकता है क्वेश्चन ये भी, तो इसका आंसर 1 होगा। 43 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें दिया है a² + b² + c² की वैल्यू फाइंड करना है, और a + b + c दिया है 13, और ab + bc + ca दिया गया है 27।
ये इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो a प्लस बी प्लस सी कितना है? 13, 13 का स्क्वायर 169 और ये आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2ab प्लस बी सी प्लस सी कितना दिया है? 27 दिया गया है। तो कितना होगा? 169 में से क्या करें? 54 घटा दें तो हमें मिल जाएगा ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, घटा दो 5 1 1 115 इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन कौन सा है जिसमें 115 है? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इसका सही होगा। देख लीजिए। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में डायग्राम है दिया गया है। ये डायग्राम है, पूछ रहा है इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए ऐसे अगर काउंट करोगे तो पागल हो जाओगे, मतलब कि आपका टाइम लग जाएगा। मतलब पागल नहीं, मतलब इतना है कि टाइम लग जाएगा ना। टाइम लगाना है, इसको बचाना है टाइम को, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम रहेगा। क्या करेंगे देखते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर एक बॉक्स में अगर क्रॉस बना है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालना है तो इसका शॉर्ट तरीका बताया था आपको, काउंटिंग ऑफ फिगर जब बताया गया था, और वीडियो भी हमने अपलोड किया है। जिसको नहीं पता, काफ़ी बच्चों को पता भी है, और जिनको नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं। तो जब भी एक बॉक्स बने, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो रेक्टेंगल हो, तो इसमें क्रॉस बना है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो क्या करना? काउंटिंग करना कहीं से भी 1 2 3 4 कितना है? 4 है। तो 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8। तो इसमें 8 बनेंगे, तो इसका मतलब 8 इसमें 8 इसमें 8 इसमें कितना हो गया? 24। लेकिन अभी 24 ऑप्शन होगा तो वो मत करना। अब देखो और कौन कौन से बन सकते हैं। एक आपका ये वाला बन सकता है, ये एक ट्रायंगल ये, और दूसरा ट्रायंगल ये, 2 ट्रायंगल और बन गए। बताइए, तो +2 कर देंगे। अब जरा देखो ऊपर साइड से भी तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ये वाला और इसके बाद एक ये वाला, और इसके बाद आप कंबाइन करेंगे तो और कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि पहले अलग सिचुएशन बना दिया, और जब कंबाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल ये, दूसरे दिन इसको कंबाइन करेंगे तो एक ये, तो एक इधर बन रहा है, एक ये बन रहा है, वैसे ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो कितने होंगे टोटल? 28 ट्रायंगल बनेंगे इसमें। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें? सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। देख लो क्या क्या गलती आप कर रहे हो। तो सारा चीज़ें आप लोग के लिए किया जा रहा है। तो जो भी क्वेश्चन आपको टेस्ट दिया जा रहा है, मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट हो रहा होगा। तो जो बच्चे टेस्ट दिए हैं अनीता एजुकेयर क्लासेस पे, तो वहाँ पे उनको खुद पता चल रहा होगा कि नहीं, हाँ, कि मतलब क्या क्या मुझे कमी है। मतलब आता सब कुछ है लेकिन उसके बाद भी नहीं कर पा रहा है, तो टाइम देखो कितना लग रहा है उनका। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अपनी स्पीड आपको मेंटेन करनी है। क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई बड़ी बात नहीं है, कम से कम समय में आपको सॉल्व करना है। तो जो 35-40 जो कर पा रहे हैं, या फिर जो 15 कर पा रहे हैं, जो 10 कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी कमी को देख करके उसको आगे अब देखिए क्या है, क्योंकि अभी कुछ जो समय बचा हुआ है उसी को आपको लेकर चलना है। क्वेश्चन नंबर 45 में डायग्राम दिया गया है। इसमें डायग्राम है 1 2 3 5 6 और 3। पूछ रहा है विच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विथ नंबर 4। तो बताना है आपको 4 अंक वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। मतलब कोई नंबर इसमें कहीं 4 होगा इसके पीछे, तो उसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा वो आपको बताना है। तो देखो अब एक ही डाइस को अलग तरीके से 2 बार दिखाया गया है, और एक चीज़ देखो इसमें क्या है, ये चीज़ कॉमन नंबर है, सेम नंबर है और एक ही पोजीशन पे है। तो इसको हम क्या करेंगे? रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। 3, उसके बाद 1, इसके बाद 2, तो इसको भी उसी डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। कितना होगा? 3, फिर 5, उसके बाद 6। तो 2 के अपोजिट क्या हो गया? 6। 1 के अपोजिट क्या होगा? 5। तो बचा कौन सा नंबर जो इसमें नहीं है? वो 4। तो 3 के अपोजिट तो 3 नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे क्या होगा? 4 होगा।
तो आपको से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो 4 के अपोजिट कौन सा, अगर 3 के अपोजिट 4 है तो 4 के अपोजिट क्या होगा, 3 ही तो होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर। 46 में क्या कर रहा है, दीपक इज ब्रदर ऑफ रवि। दीपक क्या रवि का भाई है, तो एक ही जनरेशन है दीपक और रवि का, तो हॉरिजॉन्टल यूज़ करेंगे। अब भाई है तो क्या करेंगे, बॉक्स यूज़ करना है। फीमेल के लिए सर्कल और मेल के लिए बॉक्स। और ये रवि यहाँ पर है, रवि का भी पता नहीं, क्योंकि नाम से कभी क्लियर मत करना कि वो क्या होगा, मेल या फीमेल। क्वेश्चन पे जब जो जैसा कहेगा वैसा हम करेंगे। रीना इज सिस्टर ऑफ अतुल, न रीना है न अतुल है, तो रीना क्या है, बहन है, तो रीना ही है, सर्कल यूज़ किया। और किसकी है, अतुल की। अतुल कौन है नहीं पता, छोड़ दो। रवि सन ऑफ रीना, रवि क्या है, पुत्र है, मतलब ये पुत्र है किसका, रीना का। तो रीना क्या होगी, ऊपर होगी, तो इसका मतलब क्या करेंगे, तो यहाँ पे रीना हो गई। और रीना क्या है, फीमेल है, और ये कौन है, अतुल है। सही है। तो अब आपसे क्या कर रहा है, इसमें आपको बताना है, इस क्वेश्चन पूछा है हाउ इज दीपक रिलेटेड टू रीना। तो दीपक क्या होगा, रीना का क्या लगेगा। तो देखो इसके क्या है, ये कौन है, भाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है। लेकिन इसके 2 बच्चे हैं, एक दीपक एक रवि, दोनों लड़के हैं। तो दीपक इसका क्या लगेगा, लड़का ही तो लगेगा। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा, ए सन। सन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या करा है, Q इज ब्रदर ऑफ R। Q क्या है, भाई है, भाई मतलब क्या, बॉक्स यूज करेंगे किसका, R का। तो R हमने क्या किया, यहाँ ले लिया। P इज सिस्टर ऑफ Q, P क्या है, Q की बहन है, तो मतलब क्या होगा, P यहाँ पर होगा और यहाँ पर बहन है, मतलब क्या होगा, सर्कल हमने यूज़ कर दिया। ठीक। अब इसके बाद T इज ब्रदर ऑफ S, तो T और S यहाँ नहीं है, तो दोनों भाई भाई हैं, मतलब भाई भाई अभी नहीं पता, T भाई है, तो दोनों एक ही पड़ी के, इसलिए हॉरिजॉन्टल यूज़ किया। अब भाई कौन है, T, इसलिए हमने यहाँ कर दिया इसको अलग, क्योंकि इससे इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन S इज़ द डॉटर ऑफ R, और S क्या है, R की बेटी है, तो इसका मतलब R ये है और R की बेटी कौन है, S। तो यहाँ पे क्या, सर्कल, और इसका भाई कौन है, T। तो आपसे पूछ क्या रहा है, हु आर द कज़न ऑफ Q, तो Q का चाचा कौन हो, सॉरी, हु आर द कज़न ऑफ Q, तो Q के चचेरे भाई कौन है। तो Q के चचेरे भाई, तो इसका यही भाई है। अब Q का चचेरे भाई, तो अब यहाँ पे खुद क्लियर अभी पता नहीं चल रहा है कि कौन क्या है। तो यहाँ पे देखो इसका जेंडर तो क्लियर नहीं है, इसका एक ही भाई है, नहीं ना, तो चचेरे भाई तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, P और R, ये कह नहीं सकते क्योंकि इसका जेंडर ही क्लियर नहीं है। PT हो नहीं सकता, तो P और T कहाँ से हो सकते हैं। QT भी नहीं हो सकता क्योंकि आपसे खुद ही Q का पूछ रहा है। ST, तो ST क्या है, E भी नहीं हो सकता क्योंकि जेंडर क्लियर होना चाहिए क्या है। तो यहाँ पे अगर जेंडर क्लियर होता तब एक बार कुछ सोचते भी, लेकिन अब इसमें एक ऑप्शन है नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, इसमें से कोई नहीं, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर देखते हैं। x³ माइनस 1/x³ वैल्यू फाइंड करना है, और x माइनस 1/x कितना दिया गया, 6, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, ये दिया गया। तो इसी का हम क्या करें, दोनों साइड क्यूब कर दें। जब क्यूब करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 1/x के पावर 3, 6 का क्यूब 216, और a माइनस b का क्यूब क्या होता है, a³ b का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, और x माइनस 1/x बराबर 216 होगा। ये टर्म इससे कट गया, तो x³ माइनस 1/x³ माइनस 3, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 बराबर 216। तो x³ माइनस 1/x³ बराबर 216, 18 वहाँ जाएगा तो प्लस 18।
32 234 आ जाएगा। ऑप्शन इसमें है लास्ट ऑप्शन डी, डी इसका सही जवाब होगा। 49 नंबर वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, नंबर में है 4 के पावर 2x बराबर 1/32। x की वैल्यू फाइंड करना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो सबसे पहले देखो इसको क्या कर सकते हैं, 2 के पावर 2 कर सकते हैं क्या, और इसको हमने लिखा 2 के पावर 5, क्योंकि बेस सेम रहेगा तभी हो सकता है। तो बेस सेम करेंगे हमने 2 करना पड़ेगा, तो ये 2 का 2x से करेंगे तो 4x होगा, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो जब बेस सेम होता है तब पावर वाली चीज़ क्या होती है, आपस में बराबर। तो 4x बराबर -5, x बराबर -5/4, तो इसका मतलब -1.25। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कर रहा है, व्हेन 2 डाइस आर थ्रो, जब 2 डाइस को एक साथ फेंकते हैं तो दोनों का सम 10 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। तो इसका शॉर्ट तरीका आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से केस हैं। ऐसे तो पता लोगे 4 6 6 4 5 5, लेकिन अगर थोड़ा सा केस आगे पीछे कहीं पूछ दे, 11 पूछे, 8 पूछे, 5 पूछे, 6 पूछे, तो टाइम लगेगा सोचने में। इसका शॉर्ट तरीका बताते हैं आपको कैसे करना है। तो आप ये ध्यान रखना, यहाँ पे काउंटिंग करना। 2 नंबर को अगर 2 डाइस को फेंकते हैं, कम से कम क्या होता है 2, और ज़्यादा ज़्यादा कितना आएगा 12। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहाँ पे काउंटिंग करना 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3, तो 10 पे क्या आ रहा है, सम 3 आ रहा है ना। ये ऊपर वाला क्या है, सम है, नीचे वाले क्या है, केसेस हैं। तो कितने केस है, 10 वाले कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं ना। तो 3, और जब 2 डाइस को फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस कितना होता है, 36, कितना आएगा 1/12। तो इसमें कोई ऑप्शन है 1/12 नहीं, नन ऑफ दिस इसका सही जवाब होगा, लास्ट ऑप्शन। अब इसके बाद 51 नंबर देखते हैं। 51 नंबर क्या है, x बराबर 5 - 2√6 बताना है। x² + 1/x² का जवाब बताना है क्या होगा। क्या करेंगे, अगर x पता है 5 - 2√6, तो इसका शॉर्ट तरीका आपको बता रहे हैं कि पहले दोनों का स्क्वायर करूँ। 5 का स्क्वायर कितना 25 होगा, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, कितना आएगा 24 आएगा। दोनों का स्क्वायर करके अब माइनस कर दो, दोनों का स्क्वायर करके अगर घटाएंगे 1 आ रहा है, तो ध्यान रखना इसका 1/x क्या होगा, जो साइन है बस खाली इसको अपोजिट कर देना, तो माइनस का प्लस कर देंगे बस। ठीक, अब हमें एक फॉर्मूला पता है a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2 × x × 1/x। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों कटेगा, 5 5 कितना हो जाएगा 10, x² 1/x², ये कटा कितना आया 2, कितना हो गया 100 बराबर x² + 1/x² + 2, +2 को वहाँ भेजेंगे तो क्या होगा 98, ये आया x² + 1/x²। इसका जवाब क्या होगा 98, तो 98 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, देख लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। 52 में क्या दिया है, √2 क्यूब √2 √3 क्यूब √4, ये क्वेश्चन दिया गया आपको, और बताना है इसमें कौन सा, बताना है इसमें विच इज़ ग्रेटेस्ट, कौन सा बड़ा होगा। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। √2 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 1/2, क्यूब √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/3, इसका मतलब √3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/2, और इसका मतलब क्यूब √4 का मतलब होता है 4 की पावर 1/3। अब इस जो है जो नीचे वाला चीज़ है इसको सेम करना है, तो 2 और 3 का अगर एलसीएम लेंगे तो 6 होएगा, तो इसको हमको 6 करना है, तो क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई,
इसको 6 करना है तो 2 से, इसको 6 करना है तो 3 से करेंगे, और 3 है तो 2 से करेंगे। कितना आएगा 2 के पावर 3/6, 2 के पावर 2/6, 3 के पावर 3/6 और 4 के पावर 2/6। इसको हम लिख सकते हैं 6√2 के पावर 3 मतलब 8। इसको हमने लिखा 6 2 के पावर 2 मतलब 4, ये 6 हो गया। 3 का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा 27, और इसको लिखा 6, 4 का स्क्वायर मतलब 16। देखो अब सब सेम हो गया ना, ये अंदर है, रूट के अंदर है, बाहर नहीं है। ये बहुत लोग गलती भी कर देते हैं, दोनों का मतलब अलग है। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये आपका गलत है। तो ये चीज़ आपकी गलत है, ये सही है। तो अब देखो सबका नंबर सेम हो गया अंदर, तो अब देखो जो अंदर बड़ा नंबर होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो अंदर नंबर कौन है 27, तो इसका आंसर मतलब सबसे बड़ा कौन होगा √3। तो इन चारों में सबसे बड़ा कौन होगा √3। ये इसका तरीका है सॉल्व करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर, इसको मिटा देना है। (53) 9 आदमी और 12 लड़के किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। 9 आदमी और 12 लड़के कितना समय लगता है 12 दिन का लगता है। और 12 आदमी या 12 लड़के उसको 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो काम कंप्लीट होने से मतलब है, तो काम कंप्लीट मतलब इतने आदमी मल्टीप्लाई बाई 12, ये बराबर होगा 10 इंटू, चाहे इतने लोग करें 10 दिन में चाहे इतने बाद तो बराबर होगा। तो दोनों को हमने बराबर कर दिया। 2 से कटा 6, 2 से कटा 5, कितना आया 6, 9m + 12 कितना होगा 5, 12m + 12। ठीक, तो आपसे ये कह रहा है कि अगर हम 10 आदमी और 10 लड़के लगाएं तो उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। समझा दे रहे हैं, अगर 9 आदमी और 12 लड़के 12 दिन में काम कंप्लीट करते हो, या फिर 12 आदमी और 12 लड़के उस काम को समाप्त करते हैं। बॉयज़ है, ठीक है, और यहाँ भी क्या है बॉयज़ है, को 10 दिन में हो तो काम कंप्लीट तो हो रहा है ना। तो इसलिए हमने क्या किया इंटू 12 कर दिया और इसमें इंटू 10 कर दिया, तो काम बराबर काम कंप्लीट हो चुका। तो अब पूछ रहा है कि अगर 10 आदमी और 10 लड़के अगर मिलके काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो क्या करेंगे, इसमें पहले 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 54m, 12 72, ये क्या है बी है, कितना होगा 60m, और यहाँ भी क्या है बॉयज़ है प्लस 60 बॉयज़। अब देखो मैन को एक तरफ कर दो, बॉयज़ को एक तरफ कर दो, तो 72 में 60 जाएगा कितना आएगा 12 बॉयज़ हो जाएंगे, और 60 में से इसको घटाएंगे तो 6 मैन। ये कटा 2 बार में, 2 बॉयज़ बराबर 1 मैन, ये आया। तो मैन अपॉन बॉयज़ कितने हो जाएंगे, बॉयज़ को यहाँ भेजा 2/1। तो एक आदमी का क्या है 2 है, इसकी जो कैपेसिटी 2 है, और दूसरे वाली कितनी है एक दिन में 1 है। तो आपसे पूछ रहा है कि पहले टोटल काम कितना होगा, पहले ये निकाल दो, टोटल काम कितना करना है वो निकालो। तो टोटल काम या तो इसके द्वारा हो या तो इसके द्वारा। तो अगर हम इसको लेते हैं तो 9m + 12b, और मल्टीप्लाई कितना है 12, यही तो है। तो यहाँ पे अगर m की जगह 2 रखेंगे तो कितना होगा 18, और बॉयज़ की कितनी कैपेसिटी 1 है, तो 12 गुणे कितना होगा 12, कितना होगा 12 गुणे 30, इतना टोटल काम है। ठीक, लेकिन हमें ये पता है कि जो इफ़िशेंसी जो होता है वो टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम होता है, लेना होता है। तो हमें क्या पूछा है, टोटल टाइम पूछ रहा है, इफ़िशेंसी निकालना है। तो टोटल जो टाइम है TT, टोटल टाइम बराबर क्या होगा, टोटल वर्क कितना है इसमें 12 गुणे 30, और हमने इफ़िशेंसी मतलब 10 आदमी और 10 बॉयज़, यही तो है, इन्हीं को तो लेके चलना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसका एक आदमी की कैपेसिटी कितनी है 2, तो 10 का कितना होगा 20 हो जाएगा। तो 12 गुणे 30 ये कितना हो गया 20 हो गया, और 10 गुणे 1 10, तो कितना हो जाएगा 20, और 10 कितना हो जाएगा 30, 30 से 30 कटा कितना बचा 12। अगर 10 आदमी और 10 लड़के मिल के काम करेंगे तो 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 54, द रेशियो ऑफ एज ऑफ सन एंड फादर। तो रेशियो है सन का और फादर का, वो एक संबंधित 3 नहीं है, वो 1 और 13 का रेशियो है। रेशियो जो है वो 1 और 13 का है। क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो इसमें जो दिया गया है 1 और 13 का रेशियो दिया गया 10 साल के बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स। तो रेशियो कितना हो जा रहा है 1 और 3 का, मतलब ये 13 है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो 10 साल के बाद रेशियो इतना हो जाता है, वर्तमान एज पूछ रहा है कितना होगा। तो अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 10 साल के बाद तो कितना हो जाएगा, 10 का डिफरेंस है। तो इसमें क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट दिया गया था, रेशियो ऑफ एज ऑफ सन एंड फादर, 1 और 3 का 10 साल के बाद 1 और 3 हो जाता है, तो ये 1 3 नहीं 13 होगा। तो अब ये डिफरेंस देखो बताना है 10 साल के बाद क्या होगा। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन था, तो इसलिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया था। तो इसमें क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें क्वेश्चन में करेंगे क्या कि 10 साल के बाद रेशियो इतना हो जा रहा है, तो सन का एज पूछ रहा है, वर्तमान क्या होगा, प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे देखो अगर ये x है, रेशियो है, तो इसका मतलब क्या होगा, x ले लें और ये कितना होगा 13x हो जाएगा। 10 साल के बाद कितना होगा, दोनों में 10 जोड़ दो, सही है। और दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, x + 10 अपॉन 13x + 10, कितना रेशियो हो जा रहा है 10 साल के बाद 1/3 हो जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 13 + 10 और इसको करो कितना होगा 3x + 30, तो ये घटेगा कितना होगा 3x बराबर, सॉरी ये घटेगा 10 हो जाएगा और ये 20, 10x बराबर 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 2, ये इसका आंसर हो गया। चलो फटाफट हो जाएगा, ज़्यादा समय लगेगा नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55, क्वेश्चन नंबर 55 नंबर। 1 year ago, बिफोर 1 year, कौन है, 2 लोग हैं, हनी और पीयूष। हनी और पीयूष, एज कितना, रेशियो कितना हो जा रहा है 2 और 3 का रेशियो है, ठीक। और आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर 5 साल के बाद रेशियो कितना हो रहा है 4 और 5 का हो जा रहा है। तो बताना है पीयूष की एज कितनी होगी। तो देखो दोनों का एक शॉर्ट तरीका बता रहा है, ये कितना डिफरेंस 2 है, ये भी कितना है 2, तो 2 बराबर या तो रेशियो 2 का डिफरेंस पड़ रहा है, या तो फिर 1 साल पहले और 5 साल बाद। 1 साल पहले मतलब 1 और 5 साल ये टोटल कितना हो गया 6, 2 बराबर 2 और रेशियो बराबर 6 के, 1 बराबर कितना होगा 3 होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो एज पूछ रहा है, वर्तमान एज कितना होगा। तो यहाँ पे अब देखो अगर 1 साल पहले 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पीयूष का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, पीयूष का पूछ रहा है। तो 3 क्या होगा, अगर 1 का रेशियो 3 है तो 3 का रेशियो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये 1 साल पहले एज पीयूष का 9 था, तो प्रेजेंट कितना होगा 10 ही तो होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ये इसका शॉर्ट तरीका है। 56 नंबर देखते हैं। 56 में क्या करना है चेक करते हैं। 56 नंबर, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है, वही दूध और पानी वाला, कितना दिया गया है 9 और 4 का है। तो इसमें 4 लीटर पानी मिलाया गया है, 4 लीटर पानी मिलाया गया, तो रेशियो कितना हो जा रहा है 3 और 2 का हो जा रहा है। तो मिक्सचर टोटल कितना आएगा ये नहीं पता, टोटल मिक्सचर का रेशियो 9 और 4 का है, 4 लीटर बनाने पर 3 और 2 का रेशियो हो जा रहा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है 3 2 का हो जा रहा है, तो इसका मिश्रण का प्रारंभिक मात्रा इनिशियल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, आपको ये निकालना है। तो अब यहाँ पानी अगर मिलाते हैं तो दूध का क्वांटिटी सेम होना चाहिए, तो ये 9 है तो यहाँ 3 है, क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो गया 9 और ये 6 हो गया। पहले ये था अब ये हो गया, सही है। तो कितने का ये फ़र्क पड़ रहा है 2 का फ़र्क पड़ रहा है ना। हमें 2 लीटर भी मिलाएं, चाहिए कितना 4, तो क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लीटर हो गया, क्योंकि हमें 4 लीटर करना है ना। 2 लीटर तो हमने क्या किया, इसमें डिफरेंस कितना है, पहले 4 था अब 6 हो गया, तो 2 लीटर हो गया। तो हमें 4 करना है, इसलिए 2 से गुणा कर दिया तो 4 लीटर हो गया। तो ये टोटल कितना है रेशियो 6 है, 9 और 4 13 है रेशियो।
अगर 2 इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 इसमें भी करना पड़ेगा। तो या तो 13 रेशियो बोलो या फिर 26 लीटर बोलो। तो 26 लीटर क्या है, मिक्सचर का क्वांटिटी है। तो मिश्रण में कितना होगा, टोटल क्वांटिटी 26 लीटर होगा, जिसमें दूध और पानी दोनों मिला रहेगा। ये इसका शॉर्ट तरीका है। अब देखिए ये पोर्शन हमने आपको बता दिया है। अब रीजनिंग का जो पोर्शन है वो भी फटाफट देख लेते हैं कैसे कैसे करना है। अब रीजनिंग का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। 57 में का इंट्रोड्यूस अ गर्ल जॉन सेड। जॉन कहता है हर मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो मतलब कि जॉन उस लड़की की ओर इशारा करते हुए, परिचय देते हुए, लड़की का परिचय देते हुए कहता है कि उसकी माँ, उसकी मतलब जॉन की जो माँ है, मान लो जॉन ये है, जॉन ये है, ठीक, और उसकी माँ मतलब पहले नंबर पर ये हो जाएगा, ठीक। उसकी माँ क्या कर रहा है ना कि माई मदर ऑफ ओनली डॉटर, तो मेरी मम्मी की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी मतलब क्या होगा, इसकी बहन, दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा। वो क्या है, वो उस लड़की का, उस लड़की की माँ है। तो मतलब जो लड़की मतलब जो गर्ल है उसकी मम्मी है, ये नहीं कह रहा है। तो पूछ रहा है तो जॉन का, तो जॉन ये है, जॉन का इस लड़की से क्या संबंध होगा ये आपको बताना है। तो क्या रिलेशन किसका हो सकता है, ये भाई बहन है और बहन की क्या है ये लड़की। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, मतलब मम्मी, इसकी मम्मी का भाई, तो क्या होगा, मामा ही लगेगा, मतलब मैटरनल अंकल। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है अंकल, तो इसका क्या होगा, अंकल। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जॉन उस लड़की का परिचय देते कहता है कि मेरी मम्मी, मतलब जॉन की मम्मी ये कि इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री कौन होगा, मतलब इसकी लड़की, मतलब इसका क्या होगा, इसकी ये क्या लगेगा, इसकी बहन ये होगी। तो अब ये जो बहन है वो क्या, उस लड़की की माँ है, तो इस लड़की की माँ ये है। तो पूछ रहा है जॉन का इस लड़की से क्या संबंध होगा, तो लड़की की माँ का भाई क्या होगा, मामा लगेगा, जिसको मैटरनल अंकल बोलते हैं। तो ऑप्शन अगर मैटरनल अंकल नहीं दिया है, अगर अंकल दिया है तो वो इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो अब यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है, 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही होगा। तो अब यहाँ पे देखो ये 3 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 5 का स्क्वायर दिख रहा है, और इसके बाद अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। ये क्या दिख रहा है, 2 का क्यूब, ये आपका 4 का क्यूब, और ये आपका 6 का क्यूब, और ये 1 का स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर फिर 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर फिर 6 का क्यूब। इसका मतलब क्या होगा, 7 का स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, सी 49 इसका सही जवाब होगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्या सीरीज पैटर्न दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर देखो 59 पे देख लो, नंबर है आपका 4, 8, 12, 20, 32, 52। इसके बाद नंबर कौन सा होगा बताना है। ऑप्शन है 84, 94, 86 और 68। चारों में से कोई ऑप्शन बताना है क्या होगा। तो इसको देखो पैटर्न बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है। 8 और 4 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 8 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 20 12 जोड़ेंगे 32 होगा, 32 भी जोड़ेंगे तो 52 होगा, और इन दोनों को आप में जोड़ेंगे तो 84। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। देख लो पैटर्न क्या दिख रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 नंबर देखो, 60 नंबर में 1 1 4 8 9 27। इसके बाद पूछ रहा क्या होगा, तो क्या ऑप्शन है 4, इसके बाद 36, इसके बाद 12 और इसके बाद 16। ये है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही जवाब है। तो अब इसको आपको पैटर्न देखना पड़ेगा। ये पैटर्न क्या दिख रहा है, 1 है, इसके बाद 4 है, इसके बाद 9 है, मतलब ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 4 का स्क्वायर बनेगा। ये क्या है, क्यूब दिख रहा है। सेकंड वाला जो इवन प्लेस पे क्यूब है और जो ऑड प्लेस पे क्या स्क्वायर है, तो 3 के बाद क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, मतलब ऑप्शन डी 16 इसका सही जवाब होगा। समझ में आ गया होगा।
अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61। ADA, CFD, EHH, GJM और ऑप्शन इसका IJM, सेकंड ऑप्शन है HLM, तीसरा ऑप्शन है ILS और चौथा ऑप्शन है D ILR। बताना इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। क्या करेंगे, देखो जरा पैटर्न देखो, ABC एक लेटर छोड़ करके है, फिर इसके बाद CDE, इसके बाद FG, G फिर HI, तो I ऑप्शन मतलब H वाला तो हो नहीं सकता, इन तीनों में कोई हो सकता है। DEF सही है, GH फिर IJ, तो JKL, तो L वाला ऑप्शन मतलब I और L, तो ये भी नहीं हो सकता, IN दोनों में से कोई हो सकता है। A है, BCD दो लेटर के बाद है, D के बाद EFG तीन लेटर पे आ रहा है, तीसरे पोजीशन पे आ रहा है। उसके बाद H से M, H मतलब IGH, IJKL M, इसके बाद क्या आ रहा है, पांचवें पे आ रहा है। देखो पैटर्न क्या दिख रहा है, पहले इससे कितने में स्विच हो रहा है, ABCD प्लस 3 ऐड हो रहा है, उसके बाद यहाँ से इधर जाओ EFGH, इसके बाद प्लस 4 ऐड हो रहा है, उसके बाद H के बाद IJKL M, इसके बाद 5 ऐड हो रहा है, तो 5 के बाद अब क्या होगा, 6 होगा, तो MNOPQRS, तो S मतलब ये, तो ऑप्शन C इसका करेक्ट है, ये भी गलत हो गया। ऐसे आपको पहचानना है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर में 1 4 9 16 25, इसको कंप्लीट करना है। तो आपको दिख रहा है 1 का स्क्वायर, 2 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का कितना, 6 का स्क्वायर, इसका आंसर कितना होगा, 36। अब 36 इसमें देखो 36 ऑप्शन नंबर कौन सा है, B इसका सही जवाब है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या करना है, चेक करते हैं। नंबर 63 नंबर में क्या करा है, इफ़ यू काउंट 21 लेटर इन द अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम इंड एंड 20 लेटर फ्रॉम मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट से इंड से 21 पोजीशन पर। इंड से मतलब लेटर हम जानते हैं ए से शुरू होता है और ख़त्म कहाँ पर होता है, जेड पर ख़त्म होता है। ये काउंटिंग 1 है, ये 26 है। अगर इंड से कितना बोला है 21, तो यहाँ इसको अगर हम रिवर्स लेंगे तो 1, तो 21 पोजीशन पे कौन सा लेटर आएगा ये बताइए। अगर 21 पे यहाँ से है तो इसका मतलब स्टार्टिंग से किस नंबर पे आएगा, वो 21 है, तो स्टार्टिंग से वो नंबर कौन सा होगा कि दोनों का सम कितना होता है 27 होता है, तो इसका मतलब वो 6 होगा। तो ABCDEF, तो वो क्या होगा F होगा, सही है। अब क्या कर रहा है, which will appear exactly in the middle if you count 21 letter in the English alphabet from the end से 21 लेटर पे मतलब E आएगा, F आएगा, और 20 लेटर फ्रॉम बिगनिंग से 20 पोजीशन पे कौन होगा, तो 7वें नंबर पे। अब यहाँ पे अगर आपको ध्यान रखना है तो ये आप ध्यान रखते हो, इजोटी आपको बताया था, याद कर लेंगे 5 10 15 20, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे T आएगा। T क्या हो गया, स्टार्टिंग से 20, इंड से 21 पोजीशन पे और स्टार्टिंग से क्या है 20 नंबर पे है। तो F और T के बीच में कितने लेटर आएंगे वो देखो, GHIJK LMNOPQRST, यही ना थर्ड पोजीशन पे। तो अब इसके बीच में कितने लेटर आएंगे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसका मतलब क्या करेंगे, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसका मतलब क्या 2 4 6
7 और 2 4 6 7। अब यहाँ पे देखो इफ़ यू काउंट 21 लेटर तो इसका मतलब 21 पोजीशन पे जी आएगा पोजीशन आपका। यहाँ से काउंट करें तो जी से यहाँ काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये हो जाएगा। और इसके बाद ये तो मिडिल वाला कौन सा नंबर आएगा, ये तो 2, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 2 4 6, ये नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 4 6 7, तो 7 ये हो गया, 7 ये हो गया, तो बचा बीच में कौन सा M। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें डी इसका सही जवाब होगा। ये आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा क्या करना है इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है फटाफट, तो ज़्यादा इसमें समय लगेगा नहीं। 64 CERTAIN सर्टेन है, इसको डिकोड किया गया है XVIGZRM, इसमें इसको कोड किया गया है। तो पूछ रहा है MUNDA इसका कोड क्या होगा। तो आपको लेटर बताया गया था इजोटी, इसका क्या होता है 5 10 15 20 25, और आपको बताया था CFI लोरक्स, ये भी ध्यान रखिएगा 3 6 9 12 15 18 21 24। तो C का पोजीशन क्या होगा 3, X कितना है 24, दोनों का सम देखो 27 हो रहा है, इसका 5 UV कितना हो जाएगा 22, R 18, तो I क्या हो जाएगा इसमें 9। तो देखो दोनों का सम कितना 27 हो रहा है ना। सेम यहाँ भी देखना है MNO मतलब कितना हो जाएगा 13 है, तो यहाँ पे क्या लेंगे कि 27 हो जाएगा 14, सही है। U मतलब 21 है तो कितना लेना पड़ेगा 6। MNO ये कितना होगा 14, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 13। D ABCD 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर कितना लेंगे कि दोनों का सम 27 हो जाएगा 23। तो यहाँ पे 14 कौन सा पोजीशन होगा आप देख लो, अब खुद क्लियर हो जाएगा। तो 14 नंबर पे क्या होगा, यहाँ पे N होगा, पहला पोजीशन पे N होगा, दूसरे पे क्या होगा 6 ABCDEF NF, दूसरे पे F होगा। तो NF मैच कर रहा है, पहला तीसरा और लास्ट वाला। इसके बाद 13 पे क्या होगा M NFM, तो ऑप्शन देखो पहला तीसरा चौथा ये भी दिख रहा है। 23 किसके लिए यूज़ होता है 21 W, M के बाद W, तो M के बाद W क्या है, ऑप्शन आपका पहला भी है तीसरा भी है, इसके बाद ये पहला है, तो इसका मतलब क्या होगा 26 होगा, और 26 X Y Z ये हो जाएगा W के बाद Z, W के बाद Z क्या आएगा ऑप्शन ये भी आ रहा है। और लास्ट में देखो E है ये 5, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए 22 होना चाहिए। U तो यहाँ पे V, तो ऑप्शन कौन सा हो रहा है A इसका सही जवाब है, ऑप्शन A इज करेक्ट। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसके बाद 65 सीक्वेंस SEQUENCE, सीक्वेंस को कोड किया गया है HVJFVMXV, इसमें कोड किया गया है। तो पूछ रहा है चिल्ड्रेन का कोड क्या होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। देखो S का क्या होगा, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कौन सा क्या क्या हो सकता है। तो इसके लिए इसको क्या इजोटी आप देख लो सबसे पहले 5 10 15 20 25, और जानते हैं CFI
लोरक्स, ये भी आप देख लो क्या होता है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। एस, आर के बाद एस होता है मतलब 19 होगा। और एच किस पोजीशन पे होगा, जी एच आई, तो इससे पहले आर, दोनों का सम कितना होगा 27। ई कितना है 5, यू के बाद वी मतलब 22, दोनों का सम 27। सेम यहाँ भी करना है सी। अब सी का देखो यहाँ पे कितना है 3 है तो कितना है 24, 24 किसका होता है एक्स का होता है। एन, एन का क्या होता है एम एन ओ 14 होता है, तो ये कितना होना चाहिए 13, 13 किसका होता है 12 एल है, जे के एल, एल के बाद ये एम, पहला एक्स लास्ट में एम। ऑप्शन देखो कौन सा इसमें है, आपको पता चल जाएगा कि पहला एक्स दूसरा लास्ट में एम, तो ऑप्शन देखो पहला और दूसरा में से कोई लग रहा है। तो बीच का कोई नंबर देखते हैं, ए बी सी डी 4 है, तो देखो 2, 2, 4, 5वें पोजीशन में हम देख लेते हैं क्या होगा। डी अगर 4 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी 4 है तो इसका मतलब क्या होगा 23 आना चाहिए। तो 22 किसका होता है, देख लो यहाँ पे 21, यू वी डब्लू, डब्लू होना चाहिए 5वें पोजीशन पे डब्लू। तो यहाँ पे देखो 5वें पोजीशन में डब्लू कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, ऑप्शन 2, 2, 4, इसमें भी ऑप्शन है। अब इससे पहले लेटर क्या है एम है, यहाँ पे ओ है, तो एल, एल किसका होता है 12, तो इसका 12 इधर है तो सम कितना होना चाहिए 27, तो हम क्या लेंगे 15, तो 15 देखो किसका होता है ओ का, तो डब्लू से पहले ओ, तो ऑप्शन कौन सा है बी, बी इसका सही जवाब है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 66, 66 नंबर। x को मल्टीप्लाई को कन्वर्ट करना है डिवाइड में, माइनस को कन्वर्ट करना है क्रॉस में, डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे प्लस में, और प्लस को कन्वर्ट करेंगे माइनस में। 3 - 15 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 8 + 6, इसका बताना है। देखो 3 माइनस की जगह इंटू करेंगे और डिवाइड की जगह प्लस करेंगे, और फिर इंटू की जगह डिवाइड करेंगे और प्लस की जगह माइनस करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, 45 और 46 56 होगा, और यहाँ पे 8 है तो डिवाइडेड बाई 8 - 6, पहले डिवाइड करेंगे तो 7 बार में जाएगा, 7 8 7 56, और ये कितना 1, तो ऑप्शन इसका बी, बी इसका सही जवाब है। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद फिर डिवाइड, उसके बाद माइनस। बॉडमास रूल से जो है उसी से लगाया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67 हो गया है। 67 अभी सॉरी ये 67 नंबर था, 66 तो वो जो नंबर था 66 नहीं था 67 था। 66 में नंबर देखो क्या है, 5 बॉयज़ राकेश, अनिल, महेश, सुरेश एंड इजित आर सिटिंग इन अ सर्कल, अनिल सिटिंग बिटवीन राकेश एंड सुनील। तो अनिल जो है देखो 5 लोगों को बैठना है, एक सर्कल में बैठना है। तो देखो अनिल जो है राकेश और सुरेश, राकेश और सुरेश के बीच में अनिल बैठता है, ये कह रहा है। टू मंजीत राइट्स, मंजीत के राइट पे कौन बैठता है, सुरेश। तो सुरेश के मतलब सुरेश कहाँ होगा, इधर होगा, तो अभी मंजीत के राइट पे, तो सुरेश यहाँ पर हो गया और यहाँ पे राकेश। तो कह रहा है टू मंजीत राइट सुरेश इज सीटेड, तो मंजीत के राइट पर कौन बैठा है, सुरेश। तो मंजीत कहाँ पर होगा, इधर होगा, और मंजीत क्योंकि सबका चेहरा सेंटर की तरफ है, नहीं भी कहेगा तब भी हम सेंटर की तरफ लेके चलेंगे, ठीक। और इसके बाद हुई इज सीटेड टू, बचा कौन, एक बंदा लास्ट, वो कौन बचा है आपका, महेश। तो महेश क्या होगा, यहाँ पर होगा, ठीक। तो आपसे पूछ क्या रहा है, इसमें कह रहा है हुई इज सीटेड टू महेश लेफ्ट, तो महेश के लेफ्ट में, अगर महेश यहाँ पे सेंटर पे चाह रहा है तो उसका राइट इधर होगा, लेफ्ट ही होगा, तो कौन बैठा है, राकेश। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अब इसके बाद देखो 68, जल्दी फटाफट देखते हैं कि टाइम बहुत कम है हमारे पास। तो 68 नंबर में क्या कर रहा है, ए हैस बी, इसका मतलब क्या है, ए बहन है, ए सिस्टर है बी की, ठीक। इसके बाद ए एम्परसेंड बी, इसका मतलब क्या है, फादर है। A@बी, इसका मतलब क्या है, वाइफ है। तो आपको बताना है
p#r&s#t। तो p का t से क्या संबंध होगा? तो हैश का मतलब क्या होता है? सिस्टर। p क्या है? बहन है। किसकी? q की। @ का मतलब क्या होता है? वाइफ। तो q क्या है? वाइफ है। किसकी? r की। तो अब ये हस्बैंड होगा। M% का मतलब फादर है, तो R S का फादर है, मतलब R ऊपर तो S नीचे होगा। और S क्या है? M% सिस्टर है। सिस्टर है किसकी? T की। बस काम हो गया। तो पूछ क्या रहा है आपका? P का T से क्या संबंध होगा? तो अब यहाँ पे देखो P और T के आपस में क्या होंगे? देखो ये दोनों क्या? R के बच्चे हैं, मतलब Q के बच्चे हो गए। तो ये क्या है? T और R क्या है? Q क्या है? इन दोनों की माँ होगी। तो इसकी इन दोनों की माँ कौन है? Q है। और Q क्या है? इसकी बहन है। तो P का T से क्या संबंध होगा? तो ये संबंध क्या होगा? आप देखो, आपको खुद क्लियर हो रहा होगा। तो मौसी तो होगी ये, जिसको आंट बोलते हैं। तो यह आंट जिसको मौसी बोलते हैं। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? मदर सिस्टर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अब देखो 69 नंबर, क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी आर सीटिंग कितने? 2 4 6 8 8 लोग बैठ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और सबका चेहरा सेंटर की तरफ है। सही है? 8 लोग बैठ रहे हैं। ई सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के सेकंड लेफ्ट पे ई बैठा है। तो सी यहाँ है, लेफ्ट पे कौन बैठा है? ई। इसके बाद कर रहा है सी इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ए एंड जी। तो सी क्या है? ए के भी बगल में बैठा है और ए के बगल में इधर या इधर कहीं भी हो सकता है। और किसके बगल में बैठा है? जी के बगल में। तो जी के बगल में सी यहाँ भी, तो यहाँ भी हो सकता है। उसके बाद जी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ई। अब ई के बगल में या तो जी यहाँ पे बैठेगा। ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन ई और एच। ई और एच के बीच में 2 लोग बैठे हैं। और इसकी बात कर रहा है बी इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी। तो डी के बगल में बी बैठा है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन बी और एफ। बी और एफ के बीच में एक लोग बैठा हुआ है। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू एच। तो डी का एच के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन होगा? तो देखो सी को यहाँ बैठाया, तो ए की पॉसिबिलिटी क्या है? या तो यहाँ पे या तो यहाँ पर। ठीक, तो अब देखो ई के बगल में कौन बैठा है? जी। तो जी यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन ई पता है ई और एच के बीच में 2 लोग बैठे हैं। तो एच मतलब यहाँ पे हो सकता है, या फिर 2 छोड़ करके एच यहाँ भी हो सकता है। इन दोनों में से कहीं भी हो सकता है। और हमें कुछ पता चल रहा है इससे सुराग, कुछ और चीज़ जिससे क्लियर हो जाए। सी के बगल में ए बैठा है, तो ए यहाँ भी हो सकता है। और इसके जी के बगल में सी बैठा है, तो इसका मतलब जी यहाँ भी हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। और कुछ इससे पता चल रहा है मुझे जिससे क्लियर हो जाए। अब ई का जो पोजीशन है, या तो एच यहाँ पे या तो एच यहाँ पे। तो अगर एच क्लियर हो गया तो और चीज़ हमें कुछ क्लियर हो सकता है इससे। कैसे कैसे हम कर सकते हैं इसमें? और कुछ इसमें दिया है ई इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड जी। जी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ई। तो ई के पड़ोसी में जी बैठा है। ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन ई और एच। बी इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी। डी के इमीडिएट नेबर पे कौन बैठा है? बी। ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन बी और एफ। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी? अब देखो यहाँ पे सी यहाँ बैठा है, तो इसके सेकंड लेफ्ट पर ई बैठेगा, मतलब 2 लोग तो फिक्स हो गए। अब एच का जब बारी है तो एच या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पर होगा, और कहीं नहीं हो सकता। ठीक, तो ई के बगल में ए के बगल में सी। तो देखो सी के बगल में ए, तो ए मतलब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। सही ना? तो सी तो आपका यहाँ पर है। तो अब उसके बगल में ई के बगल में जी भी आना चाहिए, और जी के बगल में सी। देखो एक चीज़ हमें पता चल रहा है, ई के बगल में जी, तो जी देखो यहाँ पे हो सकता है या तो यहाँ भी। अगर जी यहाँ पर होगा तो सी देखो यहाँ पर है, तो सी के बगल में जी होना चाहिए। तो कंफर्म पता चल गया कि ई के बगल में जी यहाँ पर होगा और जी के बगल में सी। तो इसका मतलब ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। और ए के बगल में सी, तो कंफर्म है ए आपका यहीं पर होगा। तो एच का पोजीशन क्या हो गया? फिक्स हो गया यहाँ पर। कितने फिक्स हो गए? 5 फिक्स हो गए। अब बचा कौन? ये भी हो चुका, ये भी हो चुका। बी और एफ के बीच में एक गैप है, तो बी और एफ यहाँ नहीं हो सकता। या तो बी यहाँ हो, या तो एफ यहाँ हो,
या तो बी यहाँ हो या तो एफ यहाँ हो। अब इन दोनों में कौन बी एफ कहाँ कहाँ होगा नहीं पता, लेकिन ये पता है कि डी के बगल में बी होना चाहिए। तो अब देखो डी कहाँ पर है, डी भी क्लियर नहीं है, डी के बगल में बी होना चाहिए। तो इसका मतलब डी अगर यहाँ पर रखेंगे तो उसके बगल में तो ये बैठा है, तो इसका मतलब डी यहाँ नहीं बैठ सकता, क्योंकि डी के बगल में यहाँ पर बी, क्योंकि बी और एफ के बीच में एक गैप होना चाहिए। तो इसका मतलब बी अगर यहाँ पे नहीं आ सकता तो इसका मतलब डी यहाँ पे अगर नहीं आएगा तो एफ आ सकता है। अगर बी यहाँ बैठाएंगे तो इसके बगल में डी बैठना चाहिए, तो बी यहाँ नहीं बैठ सकता, तो इसका मतलब बी आपका कंफर्म यहीं पे बैठेगा। बी यहाँ बैठा है तो इसका मतलब डी आपका यहाँ बैठेगा। तो बचा कौन लेटर, एफ, तो एफ यहाँ पे आपका बैठ गया। तो पूछ क्या रहा है, डी का पोजीशन पूछ रहा है ई के रेस्पेक्ट में, तो ई के किस पोजीशन पर है। अगर ई का सेंटर की तरफ जा रहा है तो सेकंड राइट पर है, सेकंड राइट पर ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी, डी इसका सही जवाब है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर कर रहा है 19 अप्रैल 1986 को कौन सा दिन पड़ा था। तो क्या करते हैं 19 प्लस अप्रैल, अप्रैल का कोड क्या होता है 033 614, आपको बताया था वीडियो में, आप देखो तो क्या है 4, उसके बाद 86 इसे उतार देंगे, कितनी बार में जाएगा 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, फिर प्लस 400 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 300 कुछ आएगा, तो 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, तो किसके बीच में जाएगा, जब 400 से इसको डिवाइड करेंगे 386 इसमें जाएगा। इसके लिए होता है 420 मतलब जीरो कोड, और 7 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड मत करो, सिंपल तरीका, ये पूरा कट गया, ये 7 एकम 7, ये बचेगा 2, और ये कितना होगा 7 दूनी 14 मतलब 5, 5 और 2 कट गया, बचा 4। अब 4 आपका कौन सा हो गया, सोम मंगल बुध बिफे, बिफे मतलब ऑप्शन ए गुरुवार, गुरुवार इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर देखो 71 में पूछ रहा है 17 जून 1998 कौन सा दिन पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो 17 जून के लिए कौन सा 6, छठवां महीना मतलब 033 614 क्या आएगा +4, इसके बाद 98 उतार दो, 4 दूना 8, 4 चौके 16, और 300 के रेंज में जाएगा मतलब 0, 7 से कटेगा 3, ये कटेगा पूरा कट गया 0, और 7 दूनी 14, 14 में बचा 3, 3 और 4 कैंसिल हो गया, बचा 3, सोम मंगल बुध बिफे मतलब बिफे नहीं बुधवार, वेडनेसडे, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इसके बाद 72 नंबर देखो, फटाफट देखिए क्या क्वेश्चन है, क्योंकि सारा चीज़ बताया गया, ये सब चीज़ पूरा वीडियो आप देखेंगे क्लास का आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसके बाद 72 नंबर 2024 जो कैलेंडर है वो रिपीट कब करेगा, तो 2024, 25, 26, 27, 28, 29, तो ये क्या लीप ईयर है, लीप ईयर में क्या होते हैं 2 होते हैं, ये नॉर्मल है क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 1 हो गया, इसके लिए 1, इसके लिए 1, इसके लिए 2, काउंट करो तब तक करना जब तक कि सबका सम 7 से डिवाइड ना हो जाए, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब अब यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा 29 इसका सही ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन है इसका बी, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें ऑप्शन चेंज कराया था बच्चों को। तो पहला जो इसमें ऑप्शन है 2028, 2029, 2030 और एक 9-9-30, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इसका सही जवाब 2029, इसको आप सही कर लीजिएगा। 73 नंबर देखते हैं, पूछ रहा है 8:30 पे कितने बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल बना है, ये किसी का मल्टीपल नहीं है, तो इसका एंगल निकालने का फॉर्मूला बताया था 30h - 11m/2। h कितना है 8, 30 × 8, और m कितना है 30/2, कैंसिल करके कितना होगा 15 हो जाएगा, तो 240 - 15, 165, तो 240 में से 165 घटा दो, 10 में से 5 जाएगा 5, 13 में से 6 जाएगा तो 7, आंसर कितना आएगा 75 डिग्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसका ऑप्शन बी क्या होगा सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखो 74
74 में 4:26 है। मिरर इमेज निकालना है। मिरर इमेज निकालना मतलब इसको 11:60 से माइनस कर दो। 10 में से 6 जाएगा 4, 5 में से 4 जाएगा 1 और 11 में 4 जाएगा, तो क्या आएगा मिरर इमेज 7:14 ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब इसके बाद 75 में डायग्राम दिया गया है। नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें बताना है कितने होंगे। तो देखो एक चीज़ बताया गया था, एक ट्रायंगल में एक वर्टिकल है तो इसमें 3 ट्रायंगल बनते हैं। तो ऐसा शेप देखो कहाँ बन रहा है, एक ये वाला पहला, दूसरा आपको इधर भी दिख रहा होगा, ये दूसरा तरीका है, एक आपको ये दिखा, दूसरा ये और तीसरा आपको ये दिख रहा है, ठीक। और उसके बाद फिर अब अगर आप देखो डायग्राम आपका तो यही है 3 और इसके बाद ये 4 हो जाएगा और इसके बाद ये क्या हो जाएगा 5। तो 5 केसेस बन रहा है और एक में 3 बन रहा है तो 5 कितना होगा 15 हो जाएगा। ये 15 के बाद एक 16, 17, 18, 19, 20 और 21 और सबको मिलाएंगे तो यही शेप बनेगा। तो टोटल जो आपके ट्रायंगल्स बन रहे हैं कितने बन रहे हैं इसमें 21, तो आपको ये दिख ही रहा है। और कोई ट्रायंगल इसमें बनेगा आप देख लो, इसमें आपको खुद पता चल जाएगा कि और कितने कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, एक इधर और एक इधर। जब इसको कंबाइन करेंगे तो इसमें टोटल कितने बन जाएंगे आपके 21 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन मॉक टेस्ट के 75 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने आपको बता दिया। तो इससे एक आपको आइडिया लगा होगा मेरी मेहनत है, लेकिन अगर इस मेहनत से अगर आपको फ़ायदा कर रहा है तो दोस्तों इस सारे चीज़ों बच्चों को और बच्चों को बताइए जिससे कि उनको भी फ़ायदा करे। तो जो CUT का इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको सारे एक पैटर्न आपको मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन कैसे तरीका सॉल्व करना है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो और भी वीडियो हम सारे डालते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।